जी, ऐसा कोई ख़्याल नहीं आया था, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस तरह आ गई। मैं फर्दर पीएचडी का प्रिपरेशन कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 जगह मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी एक जगह पे मैं आउट हो गई इंटरव्यू में, क्योंकि एक भी जनरल की सीट नहीं थी, और दूसरी जगह मैं इसीलिए आउट हो गई क्योंकि मैं डेंगू की वजह से इंटरव्यू में ही नहीं जा पाई। फॉर्म भरा था इसका और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी दिया था आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें नहीं हुआ था मेरा। मेरा बिहार एसआई में हुआ है, ईएसआई में हुआ है, फिर एनटीपीसी में मेरा आया था फर्स्ट फेज़ में। फिर मैं उस वक्त ट्रेनिंग सेंटर में थी, तो मैं नहीं गई एग्ज़ाम देने के लिए उसके सेकंड फेज़ का। कभी भी ज़िंदगी में जो है ना, अपनी शिकायतें नहीं कीजिए, ये कमी है वो कमी है। जिसको करना होता है ना, वो एक बहाना ढूंढ लेता है करने का, जिसको नहीं करना होता वो 1000 बहाने दे देगा नहीं करने का। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी मेरे साथ है एक वेल नॉन फिगर प्रिया मैम, जो कि 2446 बैच के थ्रू बिहार एसआई के पद पर स्थापित हैं। तो आज हम मैम से जानेंगे कि किस प्रकार रणनीति अपनाएं कि इन्होंने प्रथम प्रयास में ही दरोगा में चयनित हो गए, और कौन कौन सा बुक लिस्ट अपनाए थे और कितने घंटे पढ़ाई किए थे। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैम आपको कंग्रेचुलेसन कि फाइनली आप एसआई के पद पर स्थापित। थैंक यू सो मच, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा। जी, मेरा ग्रेजुएशन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हुआ है, फिर मैंने मास्टर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जी, तो आपको कब ख्याल आया कि दरोगा ही बनना है? जी, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस तरह आ गई। मैं फर्दर पीएचडी का प्रिपरेशन कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 जगह मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी एक जगह पे मैं आउट हो गई इंटरव्यू में, क्योंकि एक भी जनरल की सीट नहीं थी, और दूसरी जगह मैं इसीलिए आउट हो गई क्योंकि मैं डेंगू की वजह से इंटरव्यू में ही नहीं जा पाई। तो फिर मम्मी ने कहा कि 1 साल वेस्ट हो जाएगा, तो तुम पहले जॉब ले लो, फिर फर्दर पीएचडी कर लेना। तो मैंने पहली बार फॉर्म भरा था इसका और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें सिलेक्शन हो गया। बिहार एसआई से पहले आपने कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम दिए थे? जी, मैंने बीपीएससी दिया था आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें नहीं हुआ था मेरा। और भी कोई एग्जाम दिए थे? वो सब मैंने आफ्टर, मतलब इसके बाद दिया है। बीपीएससी मैंने इससे पहले दे रखा था, 2 मार्क्स से मेरा छूट गया था बीपीएससी। तो आपको कब, आपने तो प्रथम प्रयास में दरोगा निकाले हुए हैं। जी, मेरा बिहार एसआई में हुआ है, ईएसआई में हुआ है, फिर एनटीपीसी में मेरा आया था फर्स्ट फेज़ में। फिर मैं उस वक्त ट्रेनिंग सेंटर में थी, तो मैं नहीं गई एग्ज़ाम देने के लिए उसके सेकंड फेज़ का। आपने तैयारी के दौरान कौन कौन सा बुक्स को फॉलो किए थे? देखिए, तैयारी के टाइम पे क्या है कि कुछ बुक्स हैं, ठीक है ना, जो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी इस तैयारी में, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये बुक्स क्या है कि लोग कहते हैं प्रीलिम्स की तैयारी अलग कर ले, मेंस की अलग कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन करके तैयारी करना। जो चीज़ एक बार मैम आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस बता दीजिएगा शॉर्ट में। देखिए, प्रीलिम्स में क्या है ना कि, और मेंस में अंतर ही जान लेते हैं, वही सिलेबस हो जाएगा। जो कॉमन है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अंतर क्या है कि प्रीलिम्स पे आपके करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। मेंस में वेटेज कम हो जाती है। मेंस में आपको हिंदी का पेपर होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और मेंस में क्या आ जाता है अंदर, मैथ्स और रीजनिंग की जो है वेटेज बढ़ जाती है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन जो पोर्शन है वो बहुत लार्ज पोर्शन है। आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, ये जो पोर्शन है ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी करना है, मेंस के लिए भी करना है। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए इन्हें तैयार करोगे तो मेंस में उस टाइम पे उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज है, तो आपने करंट अफेयर के लिए बुक्स पढ़े थे या कोई यूट्यूब चैनल से किए थे करंट अफेयर? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने किया था वो रणनीति से अब के समय में जो है अंतर आ गया है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा उससे, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। जब हम मैगजीन डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, हम चीज़ें भूल जाते हैं। उतना ज़्यादा जो एक साथ हम करंट अफेयर देख रहे हैं सालों भर का, उसे एक बार में याद करना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अभी से आप क्योंकि तैयारी में लग चुके हैं, तो अभी से आप कोई एक डेली चैनल करंट अफेयर का पकड़ेंगे, ठीक है। उसमें डेली करंट अफेयर देखेंगे। ना हो तो मैंने टेक्स्ट बुक ऐप से किया है, उसमें डेली करंट अफेयर देखिए, डेली प्रैक्टिस लगा लीजिए उन करंट अफेयर्स का। फिर एक वीकली टेस्ट दे दीजिए, उससे क्या होगा, याद भी रहेगा। और जब मैगजीन्स हैं वो आपके लिए रिविजन नोट्स का काम करेंगी। ओके, और बताइएगा मैम, मेंस में तो मैथ और रीजनिंग आते हैं, तो उसको आप कहाँ से कवर किए थे? देखिए, मैथ्स के लिए मैंने मंजीत मैथ मैजिक का चैनल है MMM, ठीक है ना। आप जाइए, बिहार दरोगा का एक अलग चला रखा था उन्होंने हमारे टाइम पे, ठीक है ना। तो मैंने उस वीडियो से कवर किया है मैथ्स के लेक्चर्स और रीजनिंग को। जी, और जीएस के लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाह रहे हैं आप? देखिए, बुक्स 2 पार्ट में है, जैसे मैं अपने चैनल पर भी हमेशा बताते आ रही हूँ। थ्योरी बुक्स अलग पढ़नी है आपको और ऑब्जेक्टिव अलग बनानी है। तो थ्योरी के लिए लूसेंट क्राउन और ये आपका है NCERT सार संग्रह महेश बंडवाल जी की, जो कि बुक कोई स्किप ना करे। वो बुक हर कोई पढ़े और एक टाइम नहीं, कम से कम उसे जितना रिवीजन हो सके, 5 रिवीजन 7 रिवीजन उतना देना ज़रूरी है।
ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की बात है तो 4 बुक आपको खरीदनी है, आपको घटना चक्र की लेनी है, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव पूर्वालोकन, मैं पूरा नाम बता देती हूँ। और नहीं जिन्हें पता तो टेलीग्राम चैनल है मेरा SI प्रिया झा नाम से ही, आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके देख सकते हैं। मैंने सिलेबस की भी PDF दे दी है, इन बुक्स की मैंने फोटो तक प्रोवाइड कर दी, जिन्हें डाउट हो वो वहाँ पे देख लेंगे। तो कौन सी लेनी है? हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और जनरल साइंस की, बस ये 4 बुक लेनी है और इन्हें प्रैक्टिस करना है। आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसका आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी सेम टॉपिक का आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना जरूरी है बुक्स को? मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा, मेंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग है, उसमें थोड़े से आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी के लिए एक स्पेसिफिक चैनल है जिससे पूरा का पूरा आपका हिंदी कवर अप हो जाएगा, तो वो हिंदी के लिए चैनल है आपका स्टडी 91 नितिन सर का। उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता, मतलब यूट्यूब पे इतना बेस्ट हिंदी पढ़ाने वाले वो एक ही टीचर हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल हिंदी वहीं से कवर कर सकते हैं अपना। आपने किस प्रकार तैयारी किए थे? जी मेरी तैयारी, जैसे लोग कहते हैं ना कि कोचिंग वगैरह, मुझे नहीं लगता कि बिहार SI के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के बीच में कि क्या कोचिंग लेना पड़ेगा। जी देखिए, आपको लेना है कोचिंग तो आप BPSC जैसी तैयारी के लिए लीजिए, उतने बड़े लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल तक की तैयारी करें, तो ये आप घर बैठे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी, अपनी एफर्ट डालनी होगी, क्योंकि फ्री के इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पटना ही आकर पढ़ाई करना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि घर पर ही सेल्फ से तैयारी हो जाएगा बिहार दरोगा को? जी घर बैठे तैयारी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके घर के एनवायरनमेंट में। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होता है घर में, ठीक है ना, तो पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो अगर आपके पास में लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज़्यादा दिक्कत लगता है तो अगर पटना में आप एफर्ट कर सकते हैं, वेल फैमिली से हैं तो ठीक है, बिल्कुल एफर्ट करिए, आप जाइए पटना तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए हर तरीके के, हर वर्ग के बच्चे इसमें तैयारी में कर रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या है कि हमारे जैसे बच्चे भी, मध्यम वर्ग के, लोअर मध्यम वर्ग के बच्चे भी इस नौकरी तक को अचीव कर सकें, ठीक है। अपने आप को एक लोअर मध्यम वर्ग के परिवार के भी बच्चे लोग मेन स्ट्रीम में आ सके सोसाइटी के। जी यानी आपके अनुसार गांव से लोग तैयारी कर सकते हैं बिहार SI का? बिल्कुल कर सकते हैं। बस देखिए घर में मैंने कहा था ना, डिस्टर्बेंस नहीं आपको ज़्यादा लगे, और है तो कोई नहीं, पास के लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़िए, या अपना दोस्त लोगों का ग्रुप बना लीजिए, उसमें जाके पढ़िए, एक जगह शांति की जगह चुन करके। तो आपको देखिए तैयारी करना है तो आप कभी भी ज़िंदगी में जो है ना, अपनी शिकायतें नहीं कीजिए, ये कमी है वो कमी है। जिसको करना होता है ना, वो एक बहाना ढूंढ लेता है करने का, जिसको नहीं करना होता वो 1000 बहाने दे देगा नहीं करने का। तो मैम, अभी जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए अपना जो है ना पूरा एफर्ट डालिए, ठीक है ना, जिनसे हुआ है चाहे ना हुआ है, क्योंकि कई बच्चे हैं कि प्रीलिम्स कर लेते, मेंस कर लेते, फिजिकल में छट जाते हैं। तो क्या आप में टैलेंट नहीं है? अरे आप बहुत काबिल लोग हैं, ठीक है ना। जो फिजिकल में छटते हैं उनके नंबर इतने ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिजिकल में छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा स्टडी टेबल के साथ बने रहते हैं। हम लोगों के लिए फिजिकल करना बहुत मुश्किल होता है, जो लगातार पढ़ाई करने की आदत में होता है, कभी फिजिकल नहीं किया होता है, ठीक है। तो आप काबिलियत है आपके अंदर, तो आप इस वजह से नर्वस कभी नहीं होंगे कि आप छट गए हैं, क्योंकि आप खुद में एक जो है ना, एक बड़ी प्रतिभा लिए हुए हैं। आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल आने वाले समय में बड़े पद पे भी हो सकता है। एक एस्पिरेंट्स का सवाल रहता है कि सेट प्रैक्टिस का क्या रोल है? तैयारी आज से अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिहार SI का, तो आज से ही सेट प्रैक्टिस लगाएं या कुछ सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद सेट प्रैक्टिस लगाएं? इनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पहली चीज़ तो सेट प्रैक्टिस कभी भी फर्स्ट डे से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पहले आप डिस्करेज हो जाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा करके। आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करिए। और उससे क्या होगा ना, आपको वीक पॉइंट भी अपने पता लगने लगेंगे कि मेरे मेरे क्वेश्चन नहीं बनते। फिर उन टॉपिक्स को आप फिर से जाके पढ़िएगा, फिर से ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे और आपका नंबर क्या होगा, स्कोर इंप्रूव करेगा। शुरुआती दौर में हम सेट लगाने पर बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एस्पायरेंट्स, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, जो सिलेबस पढ़ने के बाद, देखिए सिलेबस पढ़ने के बाद मैं इतना तो कहूँगी कि आपके 50% तो स्कोर अब आएंगे ही आएंगे, अगर आपने सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। और जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को नोट करेंगे सेट लगाने के बाद कि किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस जो है नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा ना, फिर जब आप वापस उन टॉपिक्स को पढ़िएगा तो आपका एनहेंस होगा। और जब भी जो क्वेश्चन आपसे ना बने उनको मार्क हमेशा ज़रूर करिएगा और उनके एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उससे क्या है 3-4 क्वेश्चन आपके और सही हो जाएंगे। आपने किस प्रकार सेट प्रैक्टिस किए थे? कोई
सेट प्रैक्टिस बुक से किए थे या यूट्यूब चैनल से या कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे? देखिए, मैंने एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन किया था, बट फिर कोरोना के समय में होने की वजह से फिर हमें घर आना पड़ा था, तो हम ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पाए थे कोरोना और इसका एडुटेरिया का। फिर ऑनलाइन उस समय अड्डा का जो है बैच बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लोग टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने भी उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है टेलीग्राम पर। जी, टेलीग्राम। फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम? जी, मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है, हर चीज़। जो फिजिकल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि गर्ल्स एस्पिरेंट्स के लिए फिजिकल थोड़ा टफ हो जाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो फिजिकल उन सभी के लिए टफ हो जाता है कि जो कभी दौड़े ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है। बहुत बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे दौड़े, ठीक है ना, शर्म भी आती है, इतने सारे लोगों के बीच में दौड़ना पड़ेगा, बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन अपने दिमाग में एक ही चीज़ याद रखना है कि ये तीसरी कड़ी है, प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, अगर ये कड़ी मिस कर गई ना तो ये फिर से साइकिल रिपीट करना पड़ जाएगा, प्रीलिम्स का, मेंस का। तो इस जो साइकिल, इस विशियस साइकिल से निकलना है आपको, तो जो आपका पीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो अपनी एफर्ट लगा दो, अपना जान लगा दो, और जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसको क्लियर करना है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप जब दरोगा नहीं थे, यानी आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने से पहले और तैयारी करने के बाद आप जब दरोगा के पद पर चयनित हो गए, तो अब आप किस प्रकार अपने आप को दिख रहे हैं? अंदर से किस झलक में आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं पहले भी स्ट्रांग थी, लेकिन आज जो हूँ मैं, तो वो उसमें और पहले में बहुत अंतर है। आज मैं फिजिकल तौर पे भी ज़्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि जिस तरह की जो ट्रेनिंग हमें मिलती है वो हमें मजबूत करने के लिए ही मिलती है कि हम टफ से टफ सिचुएशन में खड़े रह सकें, ठीक है। तो सच में आज जो मैं पहले थी और आज में मेरे में बहुत डिफरेंस है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। आज मैं मेंटली भी स्ट्रांग हूँ, मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ, सिर्फ इस डिपार्टमेंट की वजह से। तो अभी जो गांव के जो गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन लोग हैं बोलते हैं कि नहीं मेरी बेटी नहीं जाएगी प्रशासनिक विभाग में, तो आप वहाँ से और अभी प्रशासनिक विभाग में अभी आप हैं, तो आप दोनों फेज के देखे हुए हैं, पर्दा के इस पार भी आप हैं और पर्दा के उस पार भी आप देखे हुए हैं, तो इसमें क्या डिफरेंट है दोनों में? क्या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो किस प्रकार? जी, अगर आप लोग ही नहीं आएंगे, लड़कियां ही नहीं आएंगी, तो लड़कियों की बात सुनने वाला इस डिपार्टमेंट में कौन होगा, ये बताइए। तो हम ही है ना, जो अगर हम ही नहीं होंगे डिपार्टमेंट में, जब हम ही परेशानी में आते हैं, हम किन के पास जाएंगे? हम जो एक मेल ऑफिसर होता है, एक फीमेल ऑफिसर होता है, हम अपनी एक फीमेल है तो फीमेल से बात जो बताने में कंफर्टेबिलिटी होती है हमारी, तो वो हम जितने कंफर्टेबल होते हैं वो मेल के साथ नहीं होते हैं। तो इसीलिए फीमेल ऑफिसर्स का होना इस डिपार्टमेंट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विमेंस के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, और हम जितने संवेदनशील होते हैं उतने पुरुष के मुकाबले हम ज़्यादा संवेदना होती हैं हमारे में, हम ज़्यादा सिंपैथी हमारे अंदर होता है लोगों के प्रति, ठीक है। तो हम लोगों को इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए, जितने ज़्यादा हम जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों की मदद होगी। अंत में जो गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं जो गांव से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए टफ है, लेकिन अगर आपने ठान लिया ना तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। किस प्रकार मैम फिजिकल किए, किस प्रकार मेडिकल किए, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। एक ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलेंगे।